युवाओं की अगर बात की जाए तो उन पर भारत की लगभग हर चीज़ डिपेंड है। राजनीति की बात आए तो पहले युवाओं को याद किया जाता है, कोई बवाल काटने की बात आए तो पहले युवाओं को याद किया जाता है, हक की लड़ाई में भी सबसे पहले युवा ही दिखाई देते हैं। जौनपुर के पूर्वांचल विश्वविद्यालय में हाल ही में जो कार्यशैली युवाओं ने अपनाई है उसके बारे में हम बात करते हैं। और आज ATI न्यूज़ में अतिथि के रूप में आए हैं ABVP से उद्देश्य सिंह, छात्र यूनियन को लीड करने वाले अभिषेक दुबे, शशांक दुबे और शिवेंद्र। बात करते हैं अपने गेस्टों से और जानना चाहते हैं कि युवा किस कदर जौनपुर को राजनीति के स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर और बाकी हर पहलू पर अपने आप को किस तरीके से आंकते हैं। स्वागत है आप सभी का ATI न्यूज़ पे। तो सबसे पहले उद्देश्य आपसे हमारा सवाल रहेगा, ABVP बहुत कम दिखाई दे रही है सत्ता में आने के बाद, क्या ABVP पूरी तरीके से भाजपा को समर्थन करती है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गैर राजनीतिक छात्र संगठन है और कोई किसी भी विषय पर, देखिए भाजपा की बात आती है, कभी कभी लोग बता देते हैं कि भाजपा का स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि भाजपा 1970 के बाद आई और हमारा रजिस्ट्रेशन 1949 से हुआ। 1949 से कार्य करने वाला छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। आपको कई जगह ये उदाहरण भी मिल जाएंगे कि लोगों ने भाजपा का पुतला फूंक दिया। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है, भाजपा कहीं न कहीं देश की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है तो विचारधारा कहीं न कहीं मिल जाती है। कहीं न कहीं हम भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम का समर्थन करते हैं तो वो भी समर्थन करते हैं, तो इस वजह से हमारी विचारधाराएं मिल जाती हैं। लेकिन भाजपा कहीं न कहीं राजनीतिक दल है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गैर राजनीतिक छात्र संगठन है। और हम छात्र संगठन के नाते भाजपा के कोई पिछलग्गू नहीं है, भाजपा से हमको ये वास्ता नहीं है। हम जहां भी छात्र हितों की बात होती है उसको उठाते हैं और छात्र हितों के लिए हम कभी भी किसी भी को भी घेरने में पीछे नहीं हटते हैं। बिल्कुल, यानी आपका मानना है कि भाजपा और ABVP दोनों अलग अलग विंग हैं? हाँ, दोनों अलग विंग हैं। तो जिस तरीके से छात्र सभा को समाजवादी पार्टी का एक विंग माना जाता है, NSUI को कांग्रेस का विंग माना जाता है, तो ABVP का भाजपा का विंग होना ये कितना % सत्य है, कितना असत्य है? मैं बताया तो, भाजपा का विंग तो तब हम होते जब हम भाजपा के बाद आते, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सन 1949 में बना और भाजपा जनसंघ के बाद बनी, तो भाजपा 70 के बाद आती है और विद्यार्थी परिषद 1949 से है, तो ये कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम भाजपा के विंग हो सकते हैं। मतलब युवाओं को देखा जाए तो भाजपा ने अभी तक किसी युवा टीम का गठन नहीं किया है, ये आपका कहना है? देखिए, जब ये सवाल आती है तो बड़ा हंसी भी आती है मुझे क्योंकि देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिक्षा, शिक्षाविद और शिक्षार्थी, शिक्षक के बीच में कार्य करने वाला संगठन है, विद्यार्थियों के बीच में कार्य करने वाला संगठन है। जब विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कुलपति बनता है, अभी अपने कई उदाहरण हैं कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कुलपति हैं, कई उदाहरण ऐसे हैं कि वो प्रोफेसर हैं, कई उदाहरण ऐसे हैं कि वो वैज्ञानिक हैं, कई उदाहरण ऐसे हैं कि वो IAS हैं, DM हैं, नायब तहसीलदार हैं। इनकी बात हम नहीं करते, लेकिन जब वही कुछ 2-4 छात्र विद्यार्थी परिषद के राजनीतिक क्षेत्रों में भी चले जाते हैं तो हम उन्हीं की बात करते हैं कि वो राजनीतिक क्षेत्रों में भाजपा में क्यों जाते हैं। हम कहते हैं कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हर जगह है, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जहां जाता है बेहतर प्रदर्शन करता है, लेकिन विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता वहीं जाना पसंद करेगा जहां भारत माता की जय। ABVP का कार्यकर्ता पुतला फूंक सकता है भाजपा का? बिल्कुल फूंक सकता है, जहां पे भाजपा का नहीं, सत्ता शासन का पुतला फूंकता है। भाजपा तो एक राजनीतिक दल है, भाजपा से हमें क्या मतलब है? मतलब आप अपने दल का पुतला फूंक सकते हैं? भारतीय अपना दल क्या, भारतीय जनता पार्टी हमारा दल नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई वास्ता नहीं है। भाजपा अलग काम करती है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलग काम करती है। दोनों का अलग अलग कार्यशैली है, दोनों की अलग अलग कार्यक्षमता है, दोनों की अलग अलग स्ट्रेटजी है। हम भाजपा के खिलाफ भी चलते हैं, अगर शासन में भाजपा है और कुछ गलत कार्य होता है तो हम सबसे पहले उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, सबसे पहले हम उसको घेरते हैं। जैसे पूर्व में भी देखा गया, उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से पूर्व समाजवादी पार्टी का यहाँ पर सरकार थी, उनका राज्य चल रहा था, तो उस स्थिति में जौनपुर में ABVP काफ़ी एक्टिव थी। उसके बाद जब से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर शासन चल रहा है, ABVP कहीं कहीं दिखाई देती है। सन 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। सन 2017 के पहले भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक्टिव थी, मीडिया उसको तरजीह ज़्यादा देती थी क्योंकि वो घेराव करते थे। अभी क्या है कि मुझे याद है हाल ही में बैक पेपर कराया गया, उसके लिए आंदोलन हुए, छात्रों के सेमेस्टर की बात थी,
परीक्षा नियमावली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात थी, जिसको लेकर के लगातार 11 दिन तक टीडी कॉलेज के गेट पर धरना प्रदर्शन हुए। अब देखिए पूरा उठा करके इतिहास, विश्वविद्यालयों को घेरने की बात रही हो, कुलपति राजाराम जी के समय में गेट बंद करके घेरने की बात रही हो, डीएम कार्यालय घेरने की बात रही हो। सन 2017 के बाद हम लोगों ने ये सब चीजें की है। बहुत सही चीज़ आपने शुरुआत किया। आपके संबंध बताए जाते हैं कि प्रोफेसर राजाराम से काफ़ी अच्छे रहे, यानी पूर्व कुलपति पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जहाँ पर अभी हाल ही में आप लोगों ने फिर से अनशन किया था, उनसे संबंध आपके काफ़ी अच्छे रहे हैं। और जहाँ एक तरफ राजाराम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक ये भी टैग लगता है कि वो भाजपा समर्थक थे, लोगों का कहना है। इसमें ये कैसे कहा जा सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मतलब सदस्य थे या फिर उनके समर्थक थे, इसलिए एबीवीपी हर चीज़ों को पोलाइटली बात कर लेती थी, बहुत कम उग्र चेहरा दिखाती थी अपना। कहने का मतलब यह है कि राजाराम जी से मेरे बेहतर संबंध थे, तो ऐसा नहीं है कि निर्मला जी से मेरे अच्छे संबंध नहीं है। जब से हम लोग जब संबंध है तो आंदोलन की जरूरत क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जैसा कि मैंने बताया कि शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षाविद राजाराम जी सुन लेते थे, सब सुनते हैं। कल कुलपति जी ने भी सुना। अच्छा, उन्होंने 36 आंदोलन की जरूरत हो सकती है अगर हमारी कोई बातें सुनता है, तो क्या उस स्थिति में पहले बात सुनानी चाहिए या आंदोलन करना चाहिए? आंदोलन हुआ ही नहीं। मैं तो हमेशा कह रहा था कि वहां छात्र जाते हैं, छात्र जहां जाएंगे वहां नारेबाजी करेंगे। कोई कुलपति मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा। आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, उसमें सिर्फ छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति के नारे लगे, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद के नारे लगे, वंदे मातरम के नारे लगे, भारत माता की जय के नारे लगे। तो आप लोगों का पॉलिटिकल चेहरा हो गया कि हम नारेबाजी किसके पक्ष और विपक्ष में करते हैं। पक्ष विपक्ष की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि हम किसी प्रकार से जब बात करने गए हैं तो नारे तो लगाएंगे, युवा है तो नारे लगाएगा। भारत माता की जय के थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए, मामला क्या था, क्यों एबीवीपी को या फिर छात्र यूनियन को उतरना पड़ गया इस चीज को लेकर? क्या मामला था, पूरा विस्तार से बताइए। विषय यह था कि जब रिजल्ट आया, रिजल्ट घोषित हुआ, तो उसमें 25% छात्र फेल हो गए। तो जब छात्र फेल हो गए तो उसमें फेल छात्रों का समर्थन बिल्कुल नहीं, विद्यार्थी परिषद फेल छात्रों का समर्थन नहीं करती थी। लेकिन हमारा मूल मंत्र है कि ठीक करेंगे 4 काम, प्रवेश, परीक्षा, पढ़ाई और परिणाम। इस विषय को लेकर के हम उतरते हैं, और हमेशा जब प्रवेश की बात होती है तो भी उतरते हैं, परीक्षा की बात होती है तो भी उतरते हैं, परिणाम की बात थी। चलिए, बहुत अच्छा आपने शुरुआत किया। मैं शिवेंद्र से पूछना चाहूँगा, शिवेंद्र, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि छात्रों को फेलियर चीज़ को, यानी जो अनुत्तीर्ण हो पाए थे, जहां एक तरफ लॉकडाउन था, ये स्थिति थी, उसके बाद एग्जाम हुआ, एग्जाम में कुछ छात्र फेल हुए, क्या आप लोगों को ऐसी जरूरत पड़ी कि आपको उतरना पड़ा? सर, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कोई राजनीतिक घटना या राजनीति करने के लिए नहीं किया गया, ये छात्रों के हित की लड़ाई थी। एबीवीपी तो एक राजनीतिक संगठन के तौर पर भी देखा जाता है कहीं कहीं। मैं बता रहा हूँ कि मैं एबीवीपी से बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ हूँ, अभी फिलहाल में बिल्कुल नहीं जुड़ा हूँ। मैं छात्र हित के लिए गया था और छात्र हित के लिए काम भी करता हूँ, जैसा कि आप पूछे। तो यहाँ और संगठन, छात्र संगठन क्यों नहीं आए, सिर्फ एबीवीपी कैसे आ गया? सर, ऐसा है कि आप देखेंगे वहाँ और भी छात्र संगठन पहुँचे हुए थे। आप देखेंगे, आप पूछेंगे तो और भी छात्र संगठन पहुँचे हुए थे। वहाँ पे ऐसा हुआ है कि फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे मार्क्स मिले, सेकेंड ईयर में बहुत अच्छे मार्क्स लड़कों को मिले, लेकिन थर्ड ईयर में जहाँ जो 400 पा रहा है, इसमें प्रमोट भी किया गया था, उसके बारे में क्या कहना? सर, प्रमोट किस ये उसके सामने वो आता है कि प्रमोशन हुआ तो आप लोगों ने कोई उग्र आंदोलन क्यों नहीं किया? क्या प्रमोशन छात्रों के लिए अच्छा? सब प्रमोट किया गया है, लेकिन वो उस सिचुएशन के हिसाब से, कोविड उस समय था, कोविड का लहर इतना तेज था कि उसमें प्रमोट करना ही सबसे बड़ी समझदारी थी, इसलिए ही प्रमोट किया गया। मतलब इस मामले में आप सरकार के पक्ष में हैं? एकदम सरकार के पक्ष में है। और दूसरी बात, जो ये इस बार 1.5 घंटे का पेपर हुआ है, उसके पक्ष में भी है कि 1.5 घंटे का पेपर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई हमारी बहुत ही बाधित थी। इस बार जो है क्लासेस बहुत कम चली। कितना परसेंटेज है आपका? अभी तो फिलहाल मेरा सेकेंड ईयर है, इसके लिए परसेंटेज नहीं, लेकिन मैंने सारे संगठन में गए थे, मतलब सॉरी, इस मैं जो है छात्र हित की जब बात आई है, मैं सबसे आगे खड़ा रहूँगा। बात यह है कि मैंने बहुत सी मार्कशीट बताई, थर्ड ईयर वाले बड़े भाइयों से पूछा कि कैसा रिजल्ट आया, मतलब आप बड़े भाइयों तक का मामला देख लेते हैं? एकदम बिल्कुल देखेंगे सर। जहाँ छात्र हित की बात आई, छात्र शक्ति की बात आई, मैं हमेशा खड़ा रहूँगा उनके साथ। मैंने सारी मार्कशीट मंगाई, उसमें बहुत सी ऐसी इनकम्प्लीट मार्कशीट आई है, जहाँ पे बीए की अगर रिजल्ट देखेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20% लोगों का इनकम्प्लीट लिख दिया गया, उसमें बहुत सी कमियाँ थी। और वहाँ पे ये भी बताया गया कि थर्ड ईयर में ऐसी गलतियाँ तो हो गई, लेकिन सेकेंड ईयर वालों के साथ ऐसी गलतियाँ ना हो। अच्छा, मतलब ये भविष्य के लिए आप वहाँ पे मैदान में उतरे कि आप थर्ड ईयर में जब तक जाएं तो ऐसा कुछ झमेला ना? थर्ड ईयर के लिए नहीं, मैं थर्ड ईयर के वालों के लिए गया, लेकिन उनको एक चेतावनी दी कि सेकंड ईयर और आने वाले छात्रों के लिए ऐसी कोई गलतियां ना करें आप। तो अगला सवाल आपसे रहेगा अभिषेक, जब
आपने इस चीज़ को लेकर पहल करना शुरू किया, संभवतः आपने ही पहल किया या आपकी टीम ने किया, ये आप बताइएगा कि कैसे आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आई कि इसका पहल करना चाहिए, मार्कशीट ही गड़बड़ है, बच्चे पढ़ने में तेज हैं, ये कैसे आपने आंक लिया कि बच्चे सही हैं, यूनिवर्सिटी गलत है? ये आंकना बड़ा मुश्किल था, कैसे आप आके इसको? हमें यह पूर्ण विश्वास था कि हम लोग के मार्क्स अच्छे आने चाहिए, जो कि हम लोग के मार्क्स अच्छे आए नहीं। अच्छा, कई बच्चों के प्रीवियस ईयर आपका मार्क कितना था लगभग? मेरा शायद समथिंग 7000 करके था। 1000 परसेंटेज क्या था लगभग? मेरा उस समय मे बी 53% था। तो ये तो अच्छा मार्क्स पहले भी नहीं था, ये मार्क्स पहले भी तो अच्छे नहीं थे। यह वो नहीं है कि हाँ बच्चा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अगर सही अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मार्क्स की बातें कुछ टाइम के लिए टाल देते हैं। ये बताइए कि आप सभी जो इस आंदोलन के चेहरे बने, जी, जब प्रमोशन की बातें आई जी, तो ये चेहरे कहाँ थे? प्रमोशन क्या छात्रों के हित में था? बिल्कुल उद्देश्य से मैं बात करना चाहूँगा इस बारे में। जी उद्देश्य, अगर मैं अभी तो मैं ज्ञापन लेकर के नहीं आया, जब प्रमोशन की बात आई, बीएससी एग्रीकल्चर के कुछ छात्र वहाँ पर जाकर के यह मांग कर रहे थे कि 3 परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, परीक्षाएं कैंसिल करनी चाहिए और प्रमोट करना चाहिए। उस समय हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पैड पर यह दिया कि 7 विषयों की परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स के बेसिस पर जेनेटिक्स के मार्क्स नहीं दिए जा सकते और जिसका खामियाजा आज छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। उस समय छात्रों ने यह मांग की कि प्रमोशन कर दिया जाए। तो उस आधार पे तो फेलियर भी इंपॉर्टेंस है, फेल होना चाहिए था छात्रों को अगर वो गलत लिखे हैं। नहीं, देखिए मैं क्यों मानता हूं कि छात्र गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैंने उसकी पूरी व्यापक स्टडी की। व्यापक स्टडी में निकल करके आता है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने बीकॉम थर्ड ईयर की बात आप कर लीजिए उदाहरण के तौर पर, तो बीकॉम थर्ड ईयर में 6 परीक्षाओं के पेपर होने चाहिए थे, लेकिन हुए सिर्फ 2 के। हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि एक में बच्चा बेहतर प्रदर्शन करता है, दूसरे में बेकार प्रदर्शन किया, तो औसत निकालते समय कम हो जाता है। लेकिन वाइवा हुए थे तो वाइवा में 70 से 75 अंक उनको 100 में से मिले थे। तो मैंने कुलपति जी से वार्ता में सबसे पहला ये विषय रखा कि अधिकतम और उनके प्रायोगिक विषयों के अंक पर को औसत माना जाए। तो जब ऐसे उदाहरण के तौर पर समझे कि कोई विषय एक विषय में 36 नंबर पाता है, दूसरे विषय में भी वो 36 नंबर पाता है, तो चारों विषय में उसको 36 नंबर ही मिलते हैं। लेकिन यदि जो हमने मांग की है और कुलपति ने उसको एक्सेप्ट किया है कि हम इस मांग को लागू करेंगे, उसमें छात्रों का यह फायदा होगा कि 36 नंबर वो प्रथम पेपर में पाता है, तृतीय पेपर में वो 36 नंबर पाता है, लेकिन वाइवा में वो 75 नंबर अगर पाता है तो इन तीनों को जोड़ करके जो एवरेज निकलेगा उससे हर छात्र का कम से कम 12 नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट में बढ़ जाएगा, और 4 में उसका अगर 12 बढ़ता है तो 48 नंबर उसका बढ़ जाएगा, तो उसके परसेंट में उनका परसेंट इंक्रीज होगा। तो और ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बहुत सही चीज़ आपने पूछा। छात्रों का परसेंटेज इंक्रीज होना चाहिए। प्रमोशन के बाद एग्ज़ाम होने के बाद अगर मार्कशीट में कुछ परसेंट फेलियर के आ जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोग कोविड के दरमियान अपनी पढ़ाई को यथास्थिति बरकरार रखे थे? देखिए, विश्वविद्यालय ने जो कमियां की उस कमियों पर आप इस चीज़ कमी तो बात की चीज़ें हैं, कमी ये हम और आप बैठकर डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए कि जब हम 2 साल बैठ गए, फिर हमारे एग्ज़ाम हुए, हमारे मार्क्स अगर अच्छे नहीं आए तो उसके जिम्मेदार सिर्फ विश्वविद्यालय है? हाँ, सिर्फ विश्वविद्यालय है। इस वजह से विश्वविद्यालय है कि किसी भी छात्र की क्षमता का तब तक आकलन नहीं किया जा सकता जब तक उसकी सभी परीक्षाएं न ली जाए। विश्वविद्यालय से हम लोग बार बार कहते रहे, और उच्च शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन भी थी कि विश्वविद्यालय अपने स्वविवेक पर निर्णय लेकर के छात्रों का फैसला करे। और कल कुलपति जी ने मैं सीधे कहा कि मेरी मांग थी कि समस्त परीक्षाएं कराई जाए, लेकिन परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा नियमावली में कुछ ऐसे बदलाव किए, और डीन जो विश्वविद्यालयों के डीन थे, जो डीन बनाए गए, इन्होंने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। इन्होंने छात्रों की सभी परीक्षाएं नहीं ली। होता क्या है कि 70% छात्र पास हुए, 70% छात्रों के नंबर भी बेहतर रहे, ऐसा नहीं था, लेकिन 30% छात्र कहीं ना कहीं अधिक संख्या में फेल हुए। और उसके पीछे का कारण है, अगर आप मार्कशीट को उठा करके देखें तो कोई 1 नंबर से 2 नंबर से एवरेज निकलने की वजह से कोई छात्र 60 नंबर पा रहा है पहले पेपर में, दूसरे नंबर में अगर 4 नंबर पा रहा है तो कोई छात्र ऐसा नहीं हो सकता। मुझे भी ये विश्वास है कि केमिस्ट्री में कितना भी खराब प्रदर्शन करेगा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर 34 नंबर पाता है और फिजिकल में वो 4 नंबर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि कापियों का मूल्यांकन गलत हुआ था। बिल्कुल, तो हमारी मांग थी कि पुनर्मूल्यांकन हो। मैं शशांक जी से सवाल करना चाहूँगा, ये भी ABVP के ही सदस्य रहे हैं, मतलब इस वर्तमान में हैं। यहाँ पे जो कॉलेज हैं जहाँ आप लोग जाते हैं, अटेंडेंस इनका क्या है? लगभग छात्रों का हाजिरी कितने % तक हो जाती है? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने युवाओं की जब बात आई, आपका भी चर्चा भी कर रहे थे जी,
कि युवाओं की समस्या के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खड़ा रहता है, तो आपने इतना अच्छा पहल किया कि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि परसेंटेज की बात आप कर रहे हैं। जी जी, कितना परसेंट अटेंडेंस रहा है? नहीं, इससे पहले जैसे कि जो अनिवार्य रूप से होता है 75%, तो उसमें तो 75% था ही। कुछ छात्र नहीं भी आते हैं तो उसके लिए तो एक नियमों को छोड़िए, नियम था कि 75% अटेंडेंस होना चाहिए। जी जी जी। वर्चुअल यानी आप जो देखे हों अपने आंखों से, क्या रहा हो, कितने परसेंटेज अटेंडेंस रहते हैं यहाँ के विद्यालयों में? नहीं, विद्यालय जैसे कि विभिन्न विद्यालय हैं, जैसे कि आप विद्यालय यहाँ के बड़े विद्यालयों को लीड करते हैं। मैं तिलकधारी महाविद्यालय की बात करता हूँ, पूर्वांचल विश्वविद्यालय की बात करता हूँ, मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज की बात करता हूँ, राजा कृष्ण दत्त राय कॉलेज की बात करता हूँ। इन लोग इसमें बताइए जो शहर में है। देखिए, जैसे कि अब इसका तो हम पूरी तरह से जानकारी इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि वहाँ के अध्यापक ही दे सकते हैं बिल्कुल कि कितना अटेंडेंस हुआ, कितना नहीं हुआ, उसका निर्णय लेना तो मेरे बस की बात नहीं है। गलत को गलत कहना सही होता है कि गलत को सही कहना सही होता है? नहीं, गलत को गलत कहना सही होता है। तो अगर अटेंडेंस का वैल्यूएशन छात्र संगठन नहीं जानते जी, जी। कि उनके जो विंग जो सदस्य हैं, आप अभी पे चर्चा कर रहे हैं जी, जी। कि उसमें कितना परसेंट हुआ, तो मुझे लगता है वास्तव में अगर जैसे उन्हें एडमिट कार्ड मिल रहा है या उन्हें उनका प्रमोशन इस तौर पे जैसे किया जा जी, रहा जी, है, जी। तो उन्हें एडमिट कार्ड मिलने का यही माध्यम है कि उनका अटेंडेंस हो रहा है। अभी कुछ दिन बाद अभी चर्चा हुई हो रही थी कि अटेंडेंस के लिए, तो उसके लिए अलग से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक आवाज़ उठाने वाला है, वो भी अच्छा, ये आपका भविष्य का प्लान है? कल विद्यार्थी परिषद से बात करते हुए जी जी, कुलपति जी ने कहा, ये सवाल जो आपने पूछा ये कल कुलपति जी का भी सवाल था कि 75% अटेंडेंस कॉलेजों में नहीं होती है। तो मैंने उनको व्यवहारिक समस्याएं गिनाई कि क्यों नहीं होती हैं। उसके पीछे का रीजन है कि राज्य सरकारें बचे हुए पदों को भर नहीं रही हैं, शिक्षक है नहीं, तो विद्यार्थी क्यों जाएगा महाविद्यालयों में? तो पहली चीज सुनिए, इससे निष्कर्ष देखिए, पहली ही चीज पे बहुत बड़ा निष्कर्ष निकाल दिया आपने। जब विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं है, अटेंडेंस है ही नहीं, तो फेलियर ग्रेड तो बढ़ेगा मेरी ना। बात को। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों न ऐसे कॉलेजों को नोटिफाई किया जाए, तो मैंने सीधा कहा विद्यार्थी परिषद हमेशा सत्य को सत्य कहती है और हमेशा जो खरा है वही खरा कहेगी। तो मैंने कहा कि ऐसे कॉलेजों की लिस्ट बनाइए जहां अटेंडेंस नहीं है, ऐसे कॉलेजों को डिबार कर दीजिए। ऐसे विद्यार्थियों की आवश्यकता, ऐसे युवाओं की आवश्यकता और ऐसे कॉलेजों की आवश्यकता पूर्वांचल विश्वविद्यालय को नहीं होनी चाहिए जो छात्रों के हित के साथ खिलवाड़ करते हैं। अच्छा, जितने लोगों के लिए आप वहाँ पहुँचे थे, लगभग जो परसेंटेज ग्रेड आप लोगों ने ही बताया कि 30% के लगभग मार्कशीट इस बार खराब हुई है, व्यक्तिगत कितनों को जानते थे आप? व्यक्तिगत उसमें से हम कई लोगों को जानते हैं और कई छात्र आवाज पर आए। आवाज़ और व्यक्तिगत में अंतर होता है। व्यक्तिगत जिनको जानते हैं उनका परसेंटेज क्या रहा हो पहले का, अटेंडेंस क्या रहा है उनका, और व्यक्तिगत जानते हो तो आप ये भी जानते होंगे कि वो पढ़ने में कैसे थे, किस टाइप के बच्चे फेल हुए हैं। देखिए, बच्चे कैसे फेल हुए हैं, ऐसी सभी मार्कशीटें हमने विश्वविद्यालय को दे दी। वो फर्स्ट ईयर में 68% पाता है। जब फर्स्ट ईयर में विद्यार्थी जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा लिखने का कि क्या लिखने की शैली क्या होगी, और फर्स्ट ईयर में उसके अटेंडेंस जो भी रहते हैं कहीं ना कहीं सेकंड ईयर और थर्ड ईयर से बेहतर रहते हैं, बिल्कुल 85% तक रहते हैं। और हम लोग टीडी कॉलेज के बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र रहे, तो हम लोगों के लिए अटेंडेंस मायने रखता था, तो 80 से 85% अटेंडेंस रहे हैं और मेरा फोर्थ ईयर में 85% रहा है। अच्छा, और मैं रोल नंबर भी अपने दर्शकों को बता दूंगा, 176 011 85 वो चेक कर सकते हैं ना, मैं बात कर रहा हूँ 85% पाया हूँ। और फर्स्ट ईयर में भी मैंने अपने इवनिंग बैच को टॉप किया था 74% के माध्यम से। अच्छा, किस बोर्ड से आपने पढ़ाई किया है? मैंने आईसीएसई बोर्ड से पढ़ाई की, फिर मैं सीबीएसई बोर्ड में गया, उसके बाद मैं। ये सवाल आपके लिए है पर्सनल। कभी कभी ये एक र्यूमर है या सच्चाई, ये आप ही बताओ, बातें आती हैं कि इंग्लिश में लिखने के बाद यूपी बोर्ड मार्किंग अच्छा कर देता है और वहीं हिंदी मीडियम से या हिंदी लैंग्वेज में लिखने वालों के छात्र मार्क्स कटते हैं, काफ़ी नंबर कटने की बातें आती हैं। इस पे आपका क्या कहना है? ये ऐसा फर्क पड़ता है? हाँ, देखिए, इस पे फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि अंग्रेजी के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि 1-2 लाइनों में ही समस्त उदाहरण परिभाषाओं को समझा देते हैं। ठीक है। लेकिन हिंदी में क्या होता है, उसी विषय को बढ़ाने में छात्रों का समय तो जाया होता है। बिल्कुल। और हिंदी में जब वो लिखते हैं तो किसी चीज को विस्तार से बताने में छात्र क्या करता है कि कभी कभी उसको जो है उसका संकलन नहीं कर पाता और आखिरी में कुछ उसके सवाल छूट जाते हैं। अच्छा। या आखिरी में उसकी राइटिंग कुछ गड़बड़ हो जाती है। हिंदी में क्या होता है कि मात्राओं में गड़बड़ी हो जाती है, तो छात्र शुद्ध हिंदी नहीं लिखते हैं, इसके वजह से कभी कभी दिक्कतें आती हैं। लेकिन हम इसमें यह मान लें कि 100 में से 30 छात्र एकदम बेकार ही हैं, तो इसमें विश्वविद्यालय के लिए हम लोगों ने आवाज उठाई और हमने फिर कहा कि मैं फेल छात्रों को पास कराने का जिम्मा नहीं लिया, लेकिन जिन छात्रों के साथ अन्याय हुआ है उनके लिए परसेंट फेलियर को एबीवीपी बर्दाश्त कर लेगा? नहीं, विद्यार्थी परिषद अगर फेलियर का परसेंटेज आपने पूछा 60% फेल हो उसको भी बर्दाश्त करेगा, लेकिन
अन्याय नहीं होना चाहिए। तो अन्याय को ही आप डिस्क्राइब करिए, किस तरीके का अन्याय नहीं होना चाहिए? देखिए, अन्याय इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि मैंने बताया कि जैसे कि बीकॉम का ही उदाहरण मैंने दिया था, तो उसी के उदाहरण पे मैं बात करूंगा। पहला पेपर उनका हुआ, पहले पेपर में लड़का 60 नंबर पाता है। तीसरा पेपर, कभी कभी क्या होता है कि हर विद्यार्थी हर सब्जेक्ट में, विषयों में मेधावी नहीं होता। बिल्कुल। हम लोग विज्ञान के विद्यार्थी रहे। अटेंडेंस मायने रखते हैं, अटेंडेंस बिल्कुल मायने रखते हैं। क्लास में प्रेजेंस होना, अपने टीचरों को सुनना, ये इंपॉर्टेंट होता है, एकदम इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए एबीवीपी कितनी पहल करने वाला है? बिल्कुल पहल करता है। विद्यार्थी परिषद ने, मैंने अभी पहले ही बताया आपको कि मैंने कहा कि जो 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, इस पर इसको मैंने ज्ञापन दिया है, इसका मेरे पास ज्ञापन का लेटर है। चलिए हम आते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, जैसा आपने पहले पूर्व में हम लोगों को सूचना दी थी इस बारे में कि आपके ही जुटाए गए पूरे, मतलब भीड़, पब्लिक, जो भी आप 2 4 10 लोगों की मेहनत थी, जी। ये दिमाग में कैसे आया, चलो भीड़ जुटाते हैं और पहुंचते हैं विश्वविद्यालय? इस चीज़ का वही निष्कर्ष है कैसे, मतलब क्या कोई पॉलिटिकल चीज़ों ने आपको लीड किया था? कैसे शुरुआत हुआ? मैंने स्टार्टिंग में जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं असंतुष्ट था अपने रिजल्ट से। कितना परसेंट था? मेरा उस टाइम 49.6% था। तो बहुत गैप तो नहीं है, 53 पहले था, उसके बाद 49 पे आ गया। 3-4% तो ऐसे होना चाहिए ऊपर नीचे, जी। फिर भी जोश में आ गए। लेकिन और भी बच्चों का ऐसा था, मेरे साथ साथ कई मेरे साथी ऐसे थे हाँ। कि उनका रिजल्ट बहुत ही गड़बड़ था। अच्छा। और जो कि इन्वायरमेंट और राष्ट्र गौरव में उस पर WRG लिख के आ रहा था, जो कि मतलब राष्ट्र गौरव और इन्वायरमेंट में नहीं, एक चीज़ तो समझ में नहीं आता दोस्त कि अगर शख्स फेल हो फिर इतना स्ट्रगल करे, क्योंकि आप तो पॉलिटिकल चेहरे नहीं हैं, नहीं, कोई नेताई या चुनाव लड़ने का कोई विचार नहीं है आपका, फिर इस तरीके से जो पहल करना विदाउट फेलियर, आप फेल नहीं थे जी। लेकिन आपने इसकी शुरुआत की जी। सिर्फ अपने दोस्तों के कारण? नहीं, मुझे जिस तरीके से मैंने पेपर लिखा था अपना, उस तरीके से मुझे नंबर नहीं दिया गया था। अच्छा जी। तो मतलब जब आपने इस चीज़ की आवाज़ उठाई तो किसी संगठन से आपने संपर्क किया था कि बस ये हो गया कि बनाते जी, हैं? मैंने अपने पहले बीकॉम वाले जब मेरे साथी थे उनसे मैंने ये पहल किया, तो काफ़ी लोग उससे जुड़े, कम से कम नियर अबाउट 50+ थे। अच्छा, ठीक है। तो फिर मैंने उस कुछ दिनों बाद BSc का रिजल्ट अच्छा, आ गया। 1 मिनट रुकूंगा दोस्त। TD कॉलेज में बीकॉम की सीट कितनी है? चलिए, स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट कम से कम 350+ होंगे। 300 ही सीट है और 350 एडमिशन भी सोचने वाली बात है। जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे 300 सीट की बात करते हैं। जी। अगर आपने भीड़ को इकट्ठा किया जिसमें 50 लोगों की आपने गिनती बताई, तो बीकॉम में ही 30% से ज़्यादा ग्रेड जा रहा है फेलियर्स के। ठीक है, तो आप एक चीज़ ये बताइए कि अगर पहली बात 300 सीट तो फुल नहीं ही हुई होगी, ये भी बहुत सोचने वाली बात है। जल्दी यहाँ विद्यालयों की सीट फुल नहीं होती हैं, तो वहाँ पर इस स्थिति में 50 स्टूडेंट आपने बीकॉम से कलेक्ट कर लिए। जी। फिर बाकी स्टूडेंट आपसे कैसे जुड़ गए? बाकी जब BSc का रिजल्ट आया तो उससे जुड़ गया, BSc और BA का रिजल्ट जब अच्छा, आया। मतलब जैसे जैसे रिजल्ट आते गए लोग आपसे जुड़ते गए। आप लोग कितने लड़के थे जो ये सोच कर निकले थे कि अब कुछ बदलाव करना है, बदल देंगे जिले को? ये जान लीजिए, हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे कम 4 ग्रुपेज बनी थी, उसमें 250-250 लड़के थे। अच्छा, मतलब कह सकते हैं यूनिवर्सिटी पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भारी पड़ी, जी, कह सकते हैं। ये कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, मान लीजिए आपने व्हाट्सएप से शुरुआत किया, उसके बाद लोग कलेक्ट होते गए, भीड़ बढ़ती गई, कारवां चलता गया। जी। तो लगभग कितने लोगों की संख्या आपने एकत्रित कर लिया अंतिम समय तक, जाते जाते किले तक? कुछ लोग इससे भटक भी गए थे। कहाँ भटक गए? जब तो आप तो उनके हक की लड़ाई लड़ रहे थे, भटक कैसे गए? पूरी बात मेरी सुनिए। अच्छा, बता लीजिए। जो ये WRG वाला मैटर था, अच्छा, जिससे ये मान के चलिए 30% बच्चे जो हमारे साथ वाले थे उनका यह समस्या एक दिन पहले क्लियर हो गया। क्या बात है, इसलिए भटक गए? जी। अच्छा, कुछ लोग आना नहीं पसंद किए। अच्छा जी। तो मतलब जो पास होते गए आपको भूलते गए? जी। और ये सब पास हो गए, सब भूल जाएंगे आपको? बेशक बोल सकते हैं। मतलब आप तो एकदम समझिए समाज सेवी टाइप का विचार रख लिया। आगे क्या है, पॉलिटिक्स में जाना है? नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है। क्या करना है आगे? अध्यापक बनना। क्या बात है यार, ये अध्यापकों वाला गुण नहीं है अध्यापकों वाला गुण नहीं है। फिर भी चलिए मैंने ठीक है, फिर आपने संगठन से कैसे संपर्क किया? ये सवाल मेरा इनसे सिवेंस से रहेगा
शिवेंद्र, कैसे आए संगठन आपके करीब, कैसे आ गए? भैया मैं आप लोगों की हवा देखकर संगठन सोचा चलो चलते हैं? हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि हम देखते रहते हैं उद्देश्य भैया को अच्छे अच्छे कार्य छात्र हित के लिए काम करते रहते हैं और हमेशा लोगों की मदद करते रहते हैं। हम भी कहीं ना कहीं लोगों की मदद करने का विचार हमेशा रखते हैं। क्या बात है। हाँ। तो हमने भैया से संपर्क किया, भैया ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे रिजल्ट आए हैं, तो क्या ये करना उचित है या नहीं। पहले भैया से सलाह लिया, भैया ने कहा यार बिल्कुल उचित है। तो अभिषेक, आपसे सवाल रहेगा कि संगठन आपने बना लिया, संगठन नहीं कह सकते, मतलब यूनियन ग्रुप बना लिया आपने। जी आप यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ चले, यूनिवर्सिटी की तरफ आप बढ़ रहे थे, टीम आपके साथ जुड़ी थी, जो पास होते जा रहे थे वो पीछे से खिसकते जा रहे थे। जब आप यूनिवर्सिटी के करीब पहुँचे हैं तो मतलब क्या लग रहा था कि कुलपति से बात करने के लिए हमें किसी मीडिएटर की ज़रूरत चाहिए, या आपके पास खुद ये योग्यता थी कि आप बात कर सकते थे? नहीं, मुझे लगा कि मैं किसी ऐसे शख्स को वो करूं कि जो हमारी बात को बहुत मजबूती के साथ वहाँ कुलपति जी के सामने रखे। अच्छा, फिर आपने किसको बुलाया? उद्देश्य भैया को। फिर मैंने उससे पहले उद्देश्य वहाँ पर मौजूद नहीं थे? नहीं थे। तो फिर बुलाया क्यों आपने जब पहले से थे? उन्होंने 2 दिन पहले हमसे उनसे कांटेक्ट हुआ था। ठीक है। मैंने उनसे ठीक है कहा यह चीज़, ठीक है भैया ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी वो है। हम लोगों ने उस पर स्टडी किया, हर चीज़ कैसे कैसे क्या। उद्देश्य ने भी इस पे किया होगा तब? जी, हम 3 लोग अलग अलग कर रहे थे? नहीं, एक ही। तो 2 दिन में ही सब स्टडी हो गई? अब ये जान लीजिए कि हम लोगों ने कम से कम 25-30 मार्कशीट ऐसे कलेक्ट किए। अच्छा। जो प्रॉब्लम में थे ऐसे। तो जैसे जब उद्देश्य ने आपने बताया 2 दिन में आपकी बात भी हुई, चलो 2 दिन में आपने कुछ स्ट्रेटेजी भी बनाया होगा कि कैंपस के अंदर क्या करना है, और इससे पहले कैंपस के बाहर थे, फिर आपने प्लान किया होगा कि कैंपस के अंदर जाके खुद को रिप्रेजेंट कैसे करना है। फिर आपको वहाँ ज़रूरत पड़ी, यानी उद्देश्य को आपने उनको बुलाया। ठीक है, उद्देश्य क्यों? छात्र सभा क्यों नहीं? NSUI क्यों नहीं? हमें लगता है कि उनसे बेहतर हमें कोई लगा। अच्छा, मतलब आप मानते हैं कि छात्र हित की अगर कोई बात कर सकता है तो वो ABVP है या उद्देश्य है? मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि कोई कंफ्यूज थे उस टाइम भी, कंफ्यूज थे क्या करें, कहाँ जाएं, संपर्क जिसको मिला कर लिए। जी, यही हुआ। जी, मैंने उद्देश्य मैं बोलना चाहते हैं शिवेंद्र, बताइए क्या हुआ था ऐसा? भैया जैसे कि देख सकते हैं अरे दिखाना हमारा काम है, बता सकते हैं, बता सकते जैसे हैं। कि अभी तक हमेशा हमने देखा है ABVP कार्य करती है, लेकिन भैया जो है हर छात्रों के हित के लिए बात मतलब उद्देश्य किसी और संगठन में चला जाए तो भी उद्देश्य हमेशा भैया को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमेशा छात्र हित की बातें करते हैं। हम किसी पार्टी या किसी छात्र संगठन तो छात्र हित की बात कर रहे हैं, छात्र हित की बात करता है, लेकिन ये जहाँ तक अपनी बातें रख पाते हैं, जहाँ तक स्टडी करते हैं, वहाँ कोई दूसरा हमें नहीं लगता है कि इनके आसपास कोई टच रखता है। आपने कभी किसी से पर्सनली मिलकर इन सब चीज़ों का जिक्र किया है या आपके करीबी हैं उद्देश्य? बिल्कुल। NSUI का अध्यक्ष कौन है? अभी फिलहाल हमें ये नहीं पता। छात्र सभा का अध्यक्ष कौन है? इन सब मैं देखिए आप इस चीज़ को छात्र हित की बात नहीं, आप सुनिए हमारी बात, हमको 2 शब्द बता दीजिए। छात्र सभा का अध्यक्ष कौन है, NSUI का अध्यक्ष कौन है? इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है अभी तक, हमने जहाँ तक देखा है। मतलब आपके संपर्क ही है उद्देश्य? बिल्कुल नहीं, संपर्क ही नहीं है। हमें भी कैसे जाने की ABVP का अध्यक्ष? फिलहाल इनको देखता रहता हूँ मीडिया पे हमेशा। अच्छा, ये मीडिया पे बने रहते हैं इसलिए आप जानते हैं? मीडिया पे हमेशा छात्रों की मदद, हर दिन कॉलेज में मिल जाते हैं लोगों की मदद करते हुए, तो हमेशा हम लोग आपस में देखते हैं। भैया है तो हमने भी कुछ लोगों से बात की आपस में, तो उन्होंने भी भैया का मतलब अन्य संगठनों का एक्टिव ना होना है जी उद्देश्य का मतलब प्रमुखता रखने का कारण बन गया ना। आप लोगों को प्रमुखता दिया, उद्देश्य को बुलाना चाहिए, एकदम उद्देश्य को माइक दीजिए। उद्देश्य, सवाल आपसे बड़ा बेहतरीन है कि छात्र तो आप पे भरोसा करते हैं जी, आगे चलकर क्या करना है? देखिए, छात्र जब तक मैं छात्र जीवन में हूँ तब तक मुझे जो है छात्रों के बीच में रहना है, और जहाँ भी रहना है वहाँ पर हमारा ये प्रयास हमेशा रहता है कि हम अपने आप को सुधारें। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो हम अपने बीच में छात्रों की बात को शुरू से रखते आए हैं, और जब भी छात्रों की बात होती है तो हम छात्रों को भरोसा यूनिवर्सिटी से ज़्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे है, तो उस स्थिति में ABVP क्या कहता है? देखिए, छात्रों को भरोसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे नहीं है। जैसे आपके ही अभिषेक जी ने कहा, मैं सुन रहा था उसको। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आपने पूछा उनसे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हावी पड़ गई, हो सकता है उनको समझने में दिक्कत हुई हो, या अभी आप उनसे पूछ लीजिएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो मतलब है, मेरी बात को समझिएगा। मैं भी ये कहूँगा कि किस प्रकार से हावी होती है
कहने का मतलब यह है कि जो व्हाट्सएप पे 4 ग्रुप बनाए गए, 257 के चारों ग्रुप बनाए गए, उस ग्रुप में मुझे जोड़ा गया। कौन बनाया था ग्रुप? वो ग्रुप छात्रों ने बनाया था। मतलब जैसे कि आपको कौन जोड़ा उसमें? उसमें छात्रों ने ही हमको जोड़ा। अरे किसी पर्टिकुलर ने जोड़ा नहीं, होगा। किसी पर्टिकुलर ने, मुझे याद नहीं है किसने किस ग्रुप में मुझे जोड़ा। अच्छा, एडमिन कौन था आपको याद नहीं? मुझे कुछ नहीं याद है। अच्छा। उसमें नंबर भी थे, मुझे कई लोगों के नाम नहीं याद है। लेकिन सोचने वाली बात है उद्देश्य कि जब ग्रुप बन गए, लगभग 257 लोग जोड़ लिए गए, फिर आपको जोड़ा गया। नहीं, ये सुनिएगा, सवाल सुनिएगा। हाँ, सुनिए। जब छात्रों ने इतना बड़ा एक समूह रेडी कर लिया, फिर आपको बुलाया लीड करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये लगता है ना उद्देश्य वीक थे, उद्देश्य पीछे थे। मेरी बात सुनिए। जैसा कि शिवेंद्र ने बताया कि 4 दिन पहले हमारा उनका कांटेक्ट हुआ, उन्होंने फ़ोन किया, व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज किया कि भैया मिलना चाहता हूँ। मैं उसमें लखनऊ में था। मैंने कहा कि मैं कल मिलता हूँ आपसे। इन्होंने अपनी समस्याएं बताई। देखिए, होता क्या है कि विद्यार्थी परिषद समस्याओं पर ही कार्य करती है। रिजल्ट एक दिन पहले आया था, एक दिन बाद छात्रों ने हमको अवगत कराया। मैं लखनऊ में था, मैं आया, शिवन जी से मैं मिला। शिवन जी ने हमको बताया कि इस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं। अभिषेक जी ने फ़ोन किया, अभिषेक जी ने बताया। उसमें हमने बताया कि पहले आंदोलन नहीं हो सकता, पहले हमें ज्ञापन देना है, हमको अपनी बातों को विश्वविद्यालय प्रशासन के पास रखना है। एक स्ट्रेटजी के तहत हम चलते हैं, तब जाकर के हम कोई, क्योंकि हम कितने चलते हैं, कितने लोग चलने का क्या था कि हम ज्ञापन देने गए थे, हम वहाँ आंदोलन करने नहीं गए थे। और हमारी तैयारी अभी भी है, मैं बता दे रहा हूँ, अभी भी जो अपनी तैयारी है वो तैयारी ये है कि विश्वविद्यालय अगर हमारी मांगों पर, जिन मांगों को हमने किया है और छात्र हितों में हमने किया है, और 6 सूत्री मांगे हैं हमारी, उस पर नहीं बात करता है, तो हम समस्त कैंपसों को एक जन जागरूकता का माहौल बनाएंगे कि किस प्रकार से रिजल्ट गड़बड़ हुए हैं और हर छात्रों का प्रतिनिधित्व वहाँ होगा। जैसे आप तो छात्रों को आंदोलन बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये आपका कर्तव्य भी है, आप छात्र संगठन को लीड करते हैं। छात्रों की जो खामियां हैं उसको कौन दूर करेगा, जो खुद छात्रों के अंदर बैठी है? देखिए, छात्रों के अंदर जो खामियां हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता और छात्र जब कभी सामाजिक क्षेत्रों में काम करने लगता है, जैसे कि अभिषेक जी ने कहा, शिवन जी ने कहा कि मैं बीएससी सेकंड ईयर में हूं, लेकिन मैं 3rd ईयर की भी आवाज़ बन करके गया। तो जब ये 3rd ईयर की आवाज़ बन करके गए तो हो सकता है पहली बार रिप्रेजेंटेशन रहा हो, लेकिन ये आंदोलन हो गया। उद्देश्य समझिए, सवाल को समझिए। मतलब ये आवाज़ हो गई, एक पॉलिटिकल व्यू, देखिए इसको एक पॉलिटिकल व्यू कह सकते हैं, छात्रों का एक पॉलिटिकल व्यू हो गया। मैं उस खामियों की बात कर रहा हूँ, अटेंडेंस का ना होना, कैंपस में प्रेजेंट होने के बाद भी क्लास अटेंड नहीं करना, ठीक है, शिक्षा के नाम पर घर वालों को ठेंगा दिखाना, इन खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाएगा? जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है कि जो इस प्रकार के छात्र होते हैं, जो कैंपसों में नहीं जाते, जो क्लासेस में नहीं जाते, जिनकी अटेंडेंस नहीं होती है, उनको आंदोलनों से भी कोई मतलब नहीं होता। नहीं, उनकी फेल की मार्कशीट भी रहेगी। ये नहीं कह सकते। मेरी बात सुनिए, उनकी फेल की भी मार्कशीट रहेगी, तो घर बैठ जाते हैं, उनको मतलब नहीं होता, क्योंकि उनको विश्वास होता है, ऐसे भी कई आते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, फेल हो गया, अगली बार फिर दूंगा। छात्र वही परेशान होता है जिसके जेन्युइन मुद्दे होते हैं, जिनको ये लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, और अन्याय के खिलाफ ही आवाज़ उठाने के लिए छात्र एकजुट होता है। और जब छात्र एकजुट होता है तो एक आवाज़ बनती है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्रों से ही मिलकर के चलता है। विद्यार्थी परिषद कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से आया हुआ छात्र संगठन है, हम भी विद्यार्थी हैं तो ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। जैसे अगर जो लोग मुख्य रूप से इसको लीड कर रहे थे, उनकी मार्कशीट किसी तरीके से सही हो जाती है, या फिर उनका कुछ शॉर्टेज जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व आउट हो जाती है, तो इसका मतलब ये मतलब निकाला जा सकता है कि अगर एक परेशानी हल हो गई तो लोग घर को लौट आएंगे? नहीं, देखिए, जो मांगे थी वो प्रमुख मांगे 1-2 लोगों के लिए नहीं थी, वहाँ गए 300 लोगों के लिए नहीं थी। ये मांगे पूरे वो 30%, जो कि 30,000 छात्र हैं, 1 लाख का 30%, 30,000 जो छात्र हैं उनके लिए थी। और ऐसा ही 2017 में हमने बैक पेपर कराया तो 50,000 लोगों का भला हुआ, हम 7 लोग जाकर के कराए थे उस चीज़। चुनाव क्यों नहीं होते जौनपुर में? किस चीज़ के चुनाव? छात्र संगठनों के चुनाव क्यों नहीं होते? क्या ये चुनाव प्राथमिकता नहीं है? 2018 में मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा, अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, वो भी चुनाव पूरे नहीं हुए थे। उद्देश्य सुनिए, आखिरी मोमेंट में कुछ कारणोंवश कुछ प्रत्याशियों ने जो है वहाँ पर पर्चे फाड़ दिए, तो चुनाव कैंसिल हो गया, निरस्त हो गया। 2019 और 20 जो है कोरोना का काल रहा, तो कोरोना काल में पढ़ाइयाँ बाधित हुई, तो पढ़ाई से ज़्यादा छात्र संघ जरूरी नहीं था। पढ़ाई जरूरी है, अभी सेमेस्टर हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं जब तक पढ़ाई प्रमुखता होगी और छात्र संघ प्रमुखता होगी तो छात्र के पास नेतृत्व करने की कई क्षमता है। अच्छा, लगभग जिले में कितने विद्यालय महाविद्यालय संचालित है इस समय लगभग 150 से अधिक महाविद्यालय संचालित है। 160 की सूची मेरे पास है, 168 की 2017 में। आपने इनमें से कितने % विद्यालयों को मतलब करीब से जाकर देखा है? वहाँ की शिक्षा नीति को आपने महसूस किया है कि यहाँ इस तरीके की नीति अपनाकर पढ़ाई की जा रही है? कितने विद्यालय तक आप जाते हैं? देखिए, उसमें से अगर देखेंगे तो 50 महाविद्यालयों में मेरा प्रवास व्यक्तिगत हो चुका है, और मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ किसी न किसी छात्रों से मैं मिला हूँ, और मैं छात्रों से हमेशा संपर्क में रहता हूँ, कोई भी छात्र हो, कहीं का भी छात्र हो। मतलब आप रूरल एरिया के विद्यालयों में भी जाते हैं? मैं हर विद्यालय में जाता हूँ। आगे का प्लान क्या है बीवीपी का?
किस रिगार्डिंग में प्लान? नहीं, आप छात्र हित की बात हो रही तो छात्र हित की रिगार्डिंग बात करें। छात्र हित में प्लान ये है कि देखिए अभी ये जो मांगे हैं उस मांगों को कुलपति ने कल 36 से 46 मिनट की वार्ता हमारी जो हुई उसमें कुलपति जी ने सीधे सीधे आश्वासन दिया कि हम आपकी समस्त मांगों को मानेंगे। कुछ मांग उसमें थी जिसको कुलपति करना चाहती थी, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से उन्होंने कहा कि इसको ऐसा करने से, मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि 70% छात्रों का गड़बड़ हो सकता है, रिजल्ट तो थोड़े दिन ये रुक सकता है। कार्रवाई का मुद्दा बनता है किस कि ये कार्रवाई, अगर मान लीजिए कोई छात्र इस चीज़ से डिप्रेशन में आकर गलत कदम उठा लेता है और आज एक कुलपति का कहना है आपके अनुसार कि कुछ टेक्निकल इशू के नाते ये हुआ और वो छात्र आपके आंदोलन का हिस्सा ना हो पाता या उसे पता ही नहीं होता कि आपका आंदोलन कुछ ऐसा होने वाला है और वो गलत कदम उठा लेता, तो ये तो एक कार्रवाई का कारण बनता है। क्या ABVP पूर्वांचल विश्वविद्यालय के ऊपर कार्रवाई करेगी? देखिए, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के ऊपर कार्रवाई तो विद्यार्थी परिषद तब करती जब पूर्वांचल विश्वविद्यालय हमारी बातों को नहीं सुनता। ठीक है, हर जगह मानव है और मानव ही कार्य कर रहा है, तो हम सरासर विश्वविद्यालय को ही दोषी क्यों मान लें? हमें इस पर भी विश्वविद्यालय को बधाई देनी चाहिए कि विश्वविद्यालय, हमारा विश्वविद्यालय पूर्वांचल विश्वविद्यालय सर्वप्रथम विश्वविद्यालय है जिसने रिजल्ट घोषित कर दिए और सबसे पहले रिजल्ट घोषित करने वाला विश्वविद्यालय है। तो जल्दबाजी में गलतियां होनी लाजमी है। नहीं, जल्दबाजी में नहीं, कभी कभी व्यक्ति जो, देखिए जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है गलतियां उसी से ये ही आप होती हैं। एक नॉर्मल गलती मानते हैं, एक आम बात हो गई। हाँ, एक आम बात इसलिए थी क्योंकि 30% फेल हो गए। उसमें दिक्कतें ये आई कि कोर्ट, ABVP मानती है कि 30% फेल हो गए, ये एक आम बात थी। नहीं आम बात नहीं थी। नहीं, आपने अभी तो कहा आम बात थी। मैं सुन नहीं पाया आपको, स्पष्ट मैंने नहीं सुना होगा ठीक आपको, है, इस वजह से मैं बोल दिया। आम बात नहीं है ये, आम बात तो नहीं इस है। पे कार्रवाई क्यों नहीं? मैं बता रहा हूँ कि वीसी ने अपनी गलती मानते हुए ये बताया कि उसमें कुछ गलती छात्रों की थी। 30% छात्रों में से कोई गलत कदम उठा लेता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? नहीं, गलत कदम क्यों उठा लेता? क्यों नहीं उठा लेता? अगर शिक्षा की बात किया जाए तो बहुत ऐसे छात्र हैं जो अनुत्तीर्ण होने के बाद, फेलियर होने के बाद गलत कदम को चले जाते हैं। देखिए, आप एक छात्र हितों की बात करते हैं उद्देश्य, तो ये 30% फेलियर पे अगर कोई छात्र ऐसा काम करता तो पूर्वांचल विश्वविद्यालय पे कार्रवाई क्यों नहीं होनी देखिए, चाहिए? क्यों नहीं करता? मैं विश्वास के साथ इसलिए करता हूँ क्योंकि छात्रों को ये विश्वास है ना कि विद्यार्थी परिषद है, और जब विद्यार्थी परिषद है तो गलत नहीं, कदम उठाने छात्रों की को आवश्यकता विश्वास क्या है? रहता तो छात्र पहले आपको बुलाते ना। छात्र तो आपको 4 दिन पहले बुलाए हैं। क्यों 4 दिन पहले रिजल्ट आया तो बुलाते हैं, कब 8 दिन पहले? नहीं, 4 दिन पहले इस आंदोलन के बुलाए हैं। रिजल्ट तो पहले भी आ गया, पूर्व में भी आ गया। रिजल्ट 4 दिन पहले आया। रिजल्ट कब आए हैं? रिजल्ट जो है BCom और BA अलग अलग डेट पे है। पहला रिजल्ट कब आया? मैं आपको देख के बताता हूँ। सारा डेटा चेक करिए, कब आया पहला? एक संभवतः है मे भी 10 तारीख को, 10 तारीख। आज कितनी तारीख है? आज 21 तारीख, 22 तारीख है सर। आपने ज्ञापन देने के लिए पहल कितने तारीख को किया? 12 तारीख को। 12 तारीख नहीं, ज्ञापन देने के लिए आप विश्वविद्यालय कब पहुंचे? मैंने 17 को वो किया था, प्लानिंग किया था, जिस अरे वजह से आप पहुंचे कब? 21 को। 21 को जी। रिजल्ट आया 10 को। जी। छात्र संगठन के नेतृत्व करता बैठे हैं यहाँ। जी। आपने इनको इन्फॉर्म कितने दिन पहले किया था ज्ञापन देने से? इनको ज्ञापन देने से पहले इनको हम 3-4 दिन पहले 3-4 दिन पहले, यही बात पे आते हैं। चलो दोस्त, इसी बात पे आते हैं। नहीं, अब बात हो जाने दीजिए। अरे आपका डेटा मेंटेन होगा। मैं डेटा चलिए मेंटेन बता की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे BCom का इनका 10 को आया तो मुझे लगा कि वेबसाइट हाँ, वेबसाइट नहीं, ये जो है कि डेटा जी BSc का जो BCom का जो 10 तारीख को आया, उसके बाद BSc का 16 आया। 10 को आया, ठीक है, 10 को आया BCom का आया। BCom के यानी 160 विद्यालयों के रिजल्ट आए होंगे। ठीक है, 160 नहीं 800 सॉरी 800, हाँ, वो पूरे मंडल का जो भी जितने अंतर्गत पूर्वांचल का, हाँ, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। हम जौनपुर की बात करते हैं, जौनपुर नेतृत्व करता है। 160 क्या है? 160 में BCom भी कई फैकल्टी, मतलब कई विद्यालयों में चलने वाली फैकल्टी थी। फिर आपने 16 दिन तक छात्रों को छोड़ दिया। 16 सेकंड लगते हैं गलत कदम उठाने में, 16 मिनट लगते हैं। 16 दिन नहीं, अगर 10 तारीख से आप देखेंगे तो 11 दिन होते हैं। हाँ, अच्छा सॉरी, हाँ, 11 दिन होते हैं। 11 दिन पे ही आते हैं। मान लेते हैं 10 तारीख को रिजल्ट आया। हाँ। 10 तारीख को सभी छात्र रिजल्ट नहीं देख पाए। हाँ। 11 से फोन आने शुरू हो गए। ठीक है। 12 को फोन आए। तो जब फोन आना शुरू हुआ BCom का, तो भाई देखिए, जब तक विद्यार्थी परिषद पूरी स्टडी नहीं करती, जो इन बच्चों ने किया, जो अभिषेक ने किया, जो शिवेंद्र ने किया, जो इन जैसों ने किया, वो छात्र संगठन ने पहले क्यों नहीं? मेरी बात सुनिए। हाँ। जब आप बात को सुनेंगे नहीं पूरा, ठीक है, तो ठीक है, नहीं बताइए, बताइए। 12 से ही फोन आने शुरू हो गए। ठीक है। 13 को फोन आए, और मैंने, आप शिवन से पूछ सकते हैं, मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं, अभिषेक से भी पूछ सकते हैं कि जब इन लोगों ने हमको फोन किया तो मैंने इनसे कहा कि इस पर प्लानिंग होगी, और छात्र लगातार फोन कर रहे हैं कि भैया ये दिक्कतें आ रही हैं, और व्हाट्सएप पे भी कई मैसेजेस मैं अभी भी दिखा सकता हूँ कि आए हुए हैं इस प्रकार से कि भैया इस प्रकार के रिजल्ट आ रहे हैं। तो उनको ये कहा गया कि ठीक है, अभी कुछ दिन का वेट इसलिए करते हैं क्योंकि और रिजल्ट क्या ऐसे बेकार हुए हैं क्या, क्योंकि अभी जाना उचित इसलिए नहीं होगा क्योंकि सिर्फ BCom के रिजल्ट आए हैं, और 1-2 दिन के अंदर जो विश्वविद्यालय से हमको सूचना थी कि 2-3 दिन के अंदर सभी रिजल्ट आ जाएंगे।
थर्ड ईयर के, तो हमने कहा कि हो सकता है कि कुछ त्रुटियां इसमें हुई हों, तो इसको विश्वविद्यालय अपने स्तर से सुधारेगा। और जैसा कि WRG की दिक्कत आ रही थी, रात में ही विश्वविद्यालय ने उसको सुधार दिया। जब भी ज्ञापन तैयार हो रहे थे तभी वो चीज़ें सुधर गई। और मैं बताऊं, अब सोचिए विश्वविद्यालय में वो चीज़ें सुधर गई तो हमने अपने ज्ञापन में भी सुधारा उस चीज़ों को, क्योंकि विद्यार्थी परिषद लगातार स्टडी कर रही थी कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, किस प्रकार से हो रहा है। अगर कोई गलत कदम उठा लेता तो नहीं उठाता ना, बताया जैसे तो। मैं एक कह रहा हूँ, ये अनुमानता भी चलते हैं कि लगभग 11 दिन का गैप था इन कार्रवाइयों में, और अभी आश्वासन मिला है, शॉर्ट आउट नहीं हुआ है, पूरी तरीके से निस्तारण नहीं हुआ है। इस दरमियान अगर कोई गलत कदम उठाता तो पूर्वांचल विश्वविद्यालय क्या इस चीज़ का जिम्मेदार होता? आपका क्या कहना है? बिल्कुल जिम्मेदार होता। तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जब होता, देखिए कभी कोई क्या होता है, घटना होने से पहले कोई कार्रवाई नहीं होती, घटना होने के बाद कार्रवाई होती है। लेकिन विद्यार्थी परिषद और ऐसी कोई खबर आप हमारे बताइए छात्र अभी। नेता, हमारे सभी छोटे भाई इतने एक्टिव थे कि इन्होंने तुरंत, और 8-10 कॉलेजों के लोग वहाँ पे आए हुए थे। मोहम्मद हसन से थे, राज कॉलेज से थे, समोदपुर डिग्री कॉलेज से थे, और वो राजा हरपाल सिंह सिंगरा मऊ से थे, मोहम्मद हसन से थे। ऐसे कई कॉलेज मिल करके वहाँ आए हुए थे। तो इस पूरे कार्यशाला जो भी हुआ, जो भी वर्क हुआ, इसका आप किन बच्चों को आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस चीज़ के लिए आगे आया? किन किन बच्चों को आप इस चीज़ पे प्राथमिकता दें? देखिए इसके लिए तो सबसे पहले मैं इन छात्र छोटे भाइयों का अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने सबसे पहले, देखिए जब आपके साथ अन्याय होता है तो अन्याय को सहना सबसे बड़ा अन्याय है। तो इन्होंने अपने खिलाफ जो अन्याय हुआ, इनको लगा कि बीकॉम में मेरा रिजल्ट जितना मैंने लिखा था उतना नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इनका आपने पूछ लिया कि 53% था तो आपको 49% मिला, तो क्या कम था क्या ज़्यादा था। लेकिन मैंने शुरू में ही बोला कि फर्स्ट ईयर में बच्चे का नंबर कम आता है, लेकिन उसके बाद वो उस चीज़ को समझ जाता है और बेहतर प्रदर्शन करता है। सेकंड ईयर में सब प्रमोट हो गए, और थर्ड ईयर में अभिषेक जी ने तैयारियां की, जैसा कि उन्होंने हमको बताया कि मैं अच्छी तरीके से तैयारी किया, पढ़ाई किया, और पूरी तरीके से मैंने तैयारी किया और लिखा है मैंने। जब मैंने लिखा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे नंबर 49% नहीं बल्कि 69% मिलने चाहिए थे। तो ये दिक्कतें आ रही हैं, तो इसके लिए हमको आवाज़ बननी चाहिए। तो उन्होंने अपने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाया, तो मैंने उनसे भी कहा कि इसमें आप अपने बीच के छात्रों से कॉन्टेक्ट करिए कि किसकी आखिरी शख्स मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि पता चला है कि आप वकालत से भी ताल्लुकात रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सर्वप्रथम मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्य करता रहा हूँ पूर्व में। अभी पश्चिम में विद्यार्थी परिषद वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? तो मेरी शिक्षा चल रही है भाई, मैं पढ़ाई कर अच्छा, MA से? जी जी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल बात करते हैं, जैसे उनसे मेरा सवाल था कि 11 दिन के बीच में अगर कुछ अनहोनी होती तो उसका जिम्मेदार नहीं, कौन? बाकी की जो आपने प्रश्न पूछे उद्देश्य जी ने बता ही दिया है। नहीं, आप भी बताइए कुछ। नहीं, चूंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता उद्देश्य जिला नहीं, ये वो तो आपका संगठन हो गया, आप अपना व्यक्तिगत विचार नहीं, दीजिए। व्यक्तिगत मतलब ये है कि गलत था। विद्यार्थियों को पूर्ण विश्वास था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अरे वो तो बात की चीजें हैं। मान लीजिए रिजल्ट देखने के बाद कोई ABVP को नहीं देख लेता है, पहले रिजल्ट देखता ऐसी है। बात है भाई साहब, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केवल ऐसा छात्र संगठन है जो 365 दिन छात्रों के हित के लिए वाला काम करता है। कॉलेज कैंपस चाहे हो, चाहे और भी संगठनों से बातें होती हैं इस बारे में कि हमें पहल करनी चाहिए। चूंकि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्य करता हूँ तो मैं अपना जानता हूँ। मतलब जैसे राजनीति चलती है वैसे संगठन की भी नीति चलती है, छात्र राजनीति भी चलती है। नहीं, जैसे ये कतई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, जैसे फिर भी छात्र सभा नहीं आई, NSUI नहीं आई। देखिए उनका अलग विषय है। नहीं, मेरा ये जानना है। मैं पहले आपसे यही ठीक है, ठीक है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 365 दिन वर्क करता है छात्रों के लिए, मैं सुन चुका हूँ। आगे बताइए कि जैसे छात्र राजनीति में भी उसी तरीके से राजनीति चलती है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। और संगठनों के लोग क्यों नहीं आए? ये तो सभी लोगों नहीं, के ये लिए तो आपका विषय पूछने का है, क्यों नहीं आए। इसका भी कारण मैं बता दूंगा। जी जी। जब छात्र जुड़ना चाहते थे तो छात्रों ने सिर्फ एक डिमांड रखी कि इसमें राजनीतिक चीजें नहीं शामिल होनी चाहिए। अच्छा। और आप समाजवादी छात्र सभा को देखिए, उसके मुखिया कौन है? अखिलेश यादव जी को लगा करके चलते हैं लोग। मतलब आप NSUI को देखिए, एक बार समझ लीजिए, NSUI को देखिए, NSUI का रजिस्ट्रेशन नंबर वही है जो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का है, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लगा करके, प्रियंका गांधी को लगा करके चलने वाला छात्र संगठन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही एक ऐसा रजिस्टर्ड छात्र संगठन है जो गैर राजनीतिक छात्र संगठन है। आपसे भी पूछता हूं, आप बता सकते थे, अभी बताया आपने कि भाजपा का विंग है, आप बता दीजिए कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कौन सा भाजपा का नेता है जो इसका करता धरता हो? जो इनके पहल है ABVP के, जो पहल है, जो काम करती है ABVP, आप पूरे भीड़ में किसी से इस चीज़ का जिक्र करेंगे तो आपको जवाब क्या मिलेगा? देखिए उसके पीछे नहीं, आपको जवाब क्या मिलेगा? जवाब आपको क्या मिलेगा? क्या चीज़ जो कहना चाह रहे हैं उस विषय को मैं समझ रहा हूँ। डेफिनेटली भाजपा ही जवाब मिलेगा। मान लीजिए कि जैसे अभिषेक जी हैं, एक पैनल के रूप में हम साथ बैठते हैं,
लेकिन अगर हम साथ हाथ मिला रहे हैं, कहते हैं ना कि मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो हमारा शिवन जी अगर किसी दूसरे पार्टी से होते, अभिषेक जी किसी दूसरे पार्टी से होते, तो भी हम इनसे मिलते। मतभेद हमारे हो सकते हैं क्योंकि हम भारत माता को मानने वाले लोग हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगने लगते हैं, तो कुछ छात्र संगठन उनके समर्थन में उतर जाते हैं, लेकिन विद्यार्थी परिषद भारत माता की जय बोलने वालों के समर्थन में उतरती है। और कहीं ना कहीं अगर भाजपा के लोग हमारा समर्थन करते हैं, समर्थन कब करते हैं कि जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जब हम समाज के हित के लिए उतरते हैं, तो हम भाजपा से ही नहीं, जब हमको सहयोग लेना होता है समाज में, तो हम सपा के पास भी जाते हैं, हम बसपा के पास भी जाते हैं। वही तो मेरा सवाल था कि इस मामले पे क्या आप इन लोगों के पास गए थे? नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? उसके पीछे का रीजन ये है कि इनके पास कोई विजन नहीं है काम करने का। जब छात्र संगठनों के पास विजन नहीं होगा काम करने का, मैं तो हमेशा कहता हूं कि छात्र संगठनों को किसी भी मुद्दे पर एक हो जाना चाहिए। लेकिन जब आप देखेंगे कि जब कोई भी मुद्दा आएगा, चाहे वो छात्र संघ का मुद्दा हो, चाहे वो छात्र हितों की बात हो, तो विद्यार्थी परिषद के अलावा विद्यार्थी परिषद क्या करती है, आपने हमेशा देखा होगा कि विद्यार्थी परिषद हर छात्र संगठनों को एक करके अच्छा, एक प्रयास करती है। यहाँ पे जिले में एनएसयूआई का अध्यक्ष कौन है? ये तो मुझे नहीं पता है। छात्र सभा का? छात्र सभा का तो रजनीश जी का नाम मैंने सुना है, क्योंकि पेपर में मैंने पढ़ा था। एनएसयूआई का तो संगठन की एकता की बात कैसे हो सकती है जब आपको खुद नहीं पता कि अध्यक्ष कौन है? तो आप किस एकता की बात कर रहे हैं? होता क्या है कि जब एनएसयूआई है ही नहीं, आप ढूंढे ही नहीं। ढूंढा क्या? जब कोई है ही नहीं, 45 लाख की जनसंख्या जौनपुर की, उसमें कोई एक अध्यक्ष बना दिया गया होगा, ना उसके पास टीम है, ना कार्यकर्ता है, ना संगठन है, तो उसके अध्यक्ष खोजने की आवश्यकता क्या है? किस एकता की बात? क्यों खोजा जाए? ऐसे संगठनों को क्यों खोजा जाए? की बात कर रहे थे अभी, आपने कहा ना कि एकत्रित होना चाहिए इन संगठनों को, तो किस संगठन की बात करें? अगर ये है ही नहीं तो किस संगठन की एकता? नहीं, मैं संगठन की एकता की बात ये कहा हूं कि संगठित होना चाहिए। जैसे छात्रों की बात है, सारे संगठन जो छात्र संगठन है उनको एकत्रित होना चाहिए, यही आपने कहा। क्यों होना चाहिए? उसकी नहीं कहा, मतलब मेरा सवाल समझिए ना कि इन संगठनों को जो आपने एकता की बात कही है कि एकत्रित होना चाहिए, आपको एनएसयूआई का अध्यक्ष कौन है नहीं पता, छात्र सभा का अध्यक्ष कौन है नहीं पता है, तो रजनीश मिश्रा जी हैं भाई। ठीक है, छात्र सभा के रजनीश मिश्रा जी हैं, ठीक है। हालांकि इसको भी आप एक बार शायद चेक कर लीजिएगा कि कौन है कौन नहीं। ठीक है, मान लीजिए हम रजनीश मिश्रा जी को ले लेते हैं छात्र सभा से, एनएसयूआई आपको नहीं पता। आपने इस बारे में रजनीश से बात किया था? रजनीश मिश्रा जी से नहीं बात किया था भाई। तो किस एकता की बात करते हैं आप? एकता की बात इसलिए करता हूं कि जब ये सूचना फेसबुक पे चली, व्हाट्सएप पे चली, हर जगह पे चली, तो विद्यार्थी परिषद अपना काम कर रही थी। विद्यार्थी परिषद को संपर्क करने की आवश्यकता नहीं। इन्होंने बताया आपको संपर्क करके बुलाया गया क्या? इन्होंने आपने इनको आभार व्यक्त किया है अभी कुछ टाइम पहले। मैं आभार व्यक्त किया, तो उसके साथ मैंने एक चीज और कही कि छात्र लगातार फोन कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि शिवन जी ने फोन किया, अभिषेक ने पहले फोन किया, उसके बाद शिवन ने फोन किया, और शिवन उसके पहले भी मुझे मैसेज कर चुके थे कि मैं मिलना चाहता हूं। लेकिन उसके पहले भी कई, चलिए बातें बड़ी लंबी हो जाएंगी। उद्देश्य मैं नाम भूल रहा हूँ, शशांक जी और अभिषेक शिवेंद्र, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत था। आपने एटीआई को समझ गया। इसी के साथ मैं इन सभी को आभार व्यक्त करने के साथ साथ छात्र संगठनों से भी ये सूचना है कि छात्र हितों की बात है, अगर आप इसको लेकर राजनीति करते हैं तो आपको सर्वप्रथम इनके हितों के बारे में सोचना चाहिए। खैर, जो भी है, जो भी होने वाला है उचित ही होगा, जो हुआ होगा वो भी शायद कहीं ना कहीं उचित ही हो। आगे क्या होता है फिर अपडेट करेंगे। मैं था राणा सिंह, धन्यवाद।